वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन, आवर न्यू लेक्चर्स। पिछले सेक्शन में आप लोगों ने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं, यानी कि आप एनिमल्स में डाइजेशन आपने देख लिया। आज हम लोग जो नए लेक्चर्स की तरफ चल रहे हैं, हमारा लेक्चर्स है इधर देख उधर रहने दे। हमारा लेक्चर्स है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जैसे ही हम लोग समझेंगे तो हम लोग ये जानेंगे कि रेस्पिरेशन से पहले हम लोग डाइजेशन क्यों पढ़े। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से पहले डाइजेशन हम लोग इसलिए पढ़े कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको क्या करता है कि जो खाना आप खाएं उससे जाकर आपको क्या दे रहा था एमिनो एसिड दे रहा था, ग्लाइसरोल दे रहा था, फैटी एसिड दे रहा था, यानी हमारे शरीर को जो जरूरत था वो दे रहा था। जो भोजन हमारा बॉडी उस समय नहीं खा पा रहा था, जिस भोजन को हमारा शरीर उस समय नहीं यूज कर पा रहा था, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन क्या हो जा रहा था, स्टोर हो जा रहा था। तो अब क्या है कि जिस समय हम लोग ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, यानी जिस समय हम सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ेंगे, यानी जिस समय हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेंगे मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं। ठीक है, लेते बहुत कुछ अंदर है, छाट पाट होकर फिल्टर विल्टर होकर तब जाके हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। फिर हम जो वेस्ट मटेरियल होता है मेरे लिए उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़े, इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, सारा प्रोसेस उसी तरह से इसमें भी है। हवा भी वही है, हवा का इंजेक्शन ना करता है, फिर जाता है जो यूज करना हुआ यूज किया, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बच गया उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया। ठीक है, तो इसका अपना थोड़ा अलग सिस्टम है। तो हम मेनली क्या कर रहे थे कि जो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज आपके पास है, आपके सेल में है, वो अभी आपको एनर्जी नहीं देगी। ठीक है, वो आपको कोई एनर्जी नहीं देगा। इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको हम कह दिए, आप कहे कि आज हमको खीर खाने का मन है। ठीक है, हम बाजार गए, ला दिए, चावल ला दिए, दूध ला दिए, चीनी ला दिया, हम बोले खा लो, आप आइएगा। उसके लिए उसको बनाना पड़ता है, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा चीज लगता है, उसको हीट देना पड़ता है, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर मतलब पर्याप्त मात्रा में सारा सॉल्यूशन डालना पड़ता है। आप कभी खाली चीनी डाल देंगे, इतनी डबल डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा चीनी बहुत डाल देंगे, तो क्या खीर सही बनेगा? मर जाओगे, शुगर का बीमारी हो जाएगा। कहते हैं ना, जहर तो यूं ही बदनाम है, जहर तो यूं ही बदनाम है, सबसे ज्यादा लोग तो शक्कर से मर रहे हैं। फैक्ट बात है। अभी देखो, तो इससे क्या हुआ कि तुम क्या समझने की कोशिश कर रहा है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं हम आपको, जो ऑक्सीजन यानी जो आप इनहेल कर रहे हैं, उसके बाद आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन जा रहा है, उस ऑक्सीजन के मदद से जो ग्लाइकोजन, जो ग्लूकोज आपके बॉडी में पहले से है, जिस सेल में आपके पास ग्लूकोज है, उसको जाकर ब्रेक डाउन करके वहां से ये एनर्जी आपको देता है। तो याद होगा हम आपको बताए होंगे, साइंस को आसान करने के लिए, साइंस को आसानी से समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था कि आप उसके शब्द के गहराई में जाइए। बायोलॉजी में शब्द बहुत खराब चीज है, शब्द आपको निचोड़ के रख देता है, लेकिन मेरा मानना है कि बायोलॉजी में सबसे आसान चीज को है तो वो शब्द है। शब्द जो समझ जाएगा, कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाएगा, शब्द समझ जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए ग्लाइकोलाइसिस, जैसे मान लीजिए ग्लाइकोलाइसिस। बात समझिए, मेरी बात को ठीक से समझिए। हम कह रहे हैं कि दुनिया के किसी भी टर्म में, दुनिया के किसी भी इंग्लिश टर्म में लास्ट में अगर लाइसिस आ जाता है, इसका मतलब हम लोग ब्रेकडाउन की बात करते हैं। अब आगे में प्रीफिक्स कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है, जो होगा हम वही बोल देंगे। जैसे हमको नहीं मालूम है ऊजेनेसिस क्या होता है, अगर कोई कह दिया ऊजेनेसिस, जेनेसिस क्या बोल रहे हैं, जेनेसिस, ध्यान से सुनो, जेनेसिस, इसका जेनेसिस है ना भैया, जीन से बना हुआ है। जेनेसिस मतलब होता है जनरेट करना, किसी चीज को बना देना। ठीक है, तो जिस टर्म में जेनेसिस रहेगा उसका मतलब बना देना होगा, जिस टर्म में लाइसिस लगा रहेगा उसका मतलब तोड़ देना होगा। ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज को तोड़ना, समझ आ रहा है? ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज को तोड़ना। हम बार बार इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी के मदद से तोड़ना, फोटोलाइटिक, फोटो मतलब लाइट, लाइट के मदद से तोड़ना, मतलब लाइसिस का मतलब ही होता है तोड़ना। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ऐसा कोई प्रोसेस होगा जिससे ग्लूकोज क्या होता होगा, टूटता होगा। कैसे टूटता है हम बात की बात करेंगे। एक्चुअली हम अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हम इस बात की जिक्र नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर सुनिए, जेनेसिस इंग्लिश के किसी भी टर्म में, दुनिया के किसी भी इंग्लिश के टर्म में जेनेसिस लगा हुआ है, मतलब जनरेट का बात हो रहा है। अगर ग्लाइकोजेनेसिस, क्या बोले, अगर ग्लाइकोजेनेसिस, इसका मतलब हो गया कि ग्लूकोज के बनने की बात हो रही है, ग्लूकोज के बनने की बात हो रही है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के बनने की बात हो रही है। ऊजेनेसिस मतलब उगोनिया की बनने की बात हो रही है। मेरा बात समझ में आ रहा है? मतलब बायोलॉजी को अगर समझना है तो आपको बायोलॉजी का किसी भी सब्जेक्ट को समझना है, मैं कहता हूं किसी भी सब्जेक्ट को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस समझना पड़ेगा, उसके वर्ड को समझना पड़ेगा। एक झलक किसी भी शब्द का मतलब, जैसे मान के लिए एडवर्ब पढ़ रहे हैं, एडवर्ब पढ़ रहे हैं,
ऐड वर्ब पढ़ रहे हैं बउआ। ऐड मतलब जोड़ो, वर्ब में जब कोई चीज जोड़ते हैं यानी वर्ब को चढ़ा बढ़ा कर बोलते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं, वर्ब में कुछ नया चीज ऐड करते हैं, उसी को ऐड वर्ब कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो हालांकि बता रहे हैं पढ़ने वक्त अपने दिमाग का यूज करो, रटो मत। रटने में लग गया तो जिंदगी विकलांग हो जाएगा। विकलांग आदमी रटता है, कहा है जिसके पास दिमाग नहीं है भाई, इसके पास दिमाग नहीं है, इसको रटने दो, सुन के याद करेगा। रटना मतलब बात तुम जो बोल रहा था, जो सुन रहा था वो याद हो गया, दिमाग तुम्हारा उतना का उतना रह गया। दिमाग को खोलो ना, दिमाग खोलने लगेगा ना तो होशियार हो जाएगा। समझ में आया? तब जो नया टॉपिक तुम पढ़ेगा ना तो तुमको मन करेगा ओ हाँ यहाँ से पढ़ाई हो रहा है, ऐसा पढ़ाई हो रहा है। रटा हुआ बात हम जब तक बोल रहे हैं तब तक सुन रहे हो, घर जा रहे हो भूल जा रहे हो। तो उस चीज को मत देखो, कल को तुम बुक खोलो और हमसे अच्छा आइडिया तुम इस्तेमाल कर सको, ये मेरा सोच है। ठीक है, आज अगर हम भी रटाया चीज सिस्टम पढ़ाते तो ऐसा सिस्टम तो इससे पहले नहीं ना पढ़ रहा था, तो हम भी वैसे ही पढ़ाते जैसे हमारे शिक्षक लोग। हालांकि हमारे शिक्षक अपने तरीके से अच्छे पढ़ाएं, उस समय इतना सिस्टम मॉडिफाइड नहीं था, इतने चीजें नहीं थे, इतने बुक्स नहीं थे, इतने डिफरेंट बुक्स नहीं थे। तो सर लोगों ने क्या किया, अपने तरीके से पढ़ाया। मैं आपको आज थोड़ा अपने तरीके से पढ़ा, ठीक है, बस तरीका का अंतर है, कंसेप्ट सब सेम ही देते हैं। ठीक है, तो आप कंसेप्ट कैसे नहीं भूलिएगा, इसलिए हम आपको थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं। हमारे पास क्या दुनिया के हर एक कोने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो रिजल्ट कर जाता है, जो वीकर होता है वो रिजल्ट नहीं कर पाता है। इसका मतलब है हमको थोड़ा सिस्टम बदलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो तेज है उसको अगर और आसान चीज दिया जाए तो और तेजी से पकड़ेगा, लेकिन जो थोड़ा वीक है वो भी इस बात को पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया जाए तो सब बच्चा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हम क्या बोले कि जो फूड मटेरियल हमारे पास स्टोर है, उस फूड मटेरियल को जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा रहा है, उस ऑक्सीजन के मदद से क्या करेंगे, उसमें से एनर्जी निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तब जाके हम लोग समझेंगे कि क्या हुआ कि अब हमको एनर्जी मिल गया। तो मेन मकसद तो हमारा एनर्जी लेना है ना। अभी हम बोल रहे हैं एनर्जी के कारण, आप सुन रहे हैं एनर्जी के कारण, एनर्जी कम, सुनने में एनर्जी लगता है, अभी एनर्जी कम हो जाए, नींद आने लगेगा, सो जाएगा, कहो माथा दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, क्या है, सब एनर्जी है। तो एनर्जी हर एक क्षण आपको चाहिए ना भाई। तो एनर्जी कहां से मिलता है? ग्लाइकोजेनेसिस से। ठीक है, यानी डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जिस समय हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग इस बात पर जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले आप डाइजेशन देखें। तो डाइजेशन में हमने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का। मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। सी से कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल मटेरियल में जुड़ता है तो उसको कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। भैया इस कैटाबॉलिक प्रोसेस में आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, नहीं होता है रिलीज? कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है ना, आप क्या देख पा रहे हैं कि कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ध्यान से सुना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, इसका मतलब है कि दूसरे छोर पर हमको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। खाली पापे करेगा, खाली पापे करते जाएगा, करते उठ जाएगा। पुण्य करते रहो, पाप पुण्य बराबर रखो। समझ में आ रहा है? पाप करो, हम ही नहीं कर रहे हैं, पाप नहीं करो, भगवान ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है? बराबर रखो। तो यही बात यहाँ है कि अगर इधर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है तो हमको उतना अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए ना भाई, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना। समझ आ रहा है? तो इस तरह से पूरे रिस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट जिस पार्ट में हवा लंग्स तक आता है और लंग्स के बाहर जाता है, यानी जिधर से आया और जिधर से ये गया, यहाँ तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। यहाँ तक सिर्फ आप क्या कीजिएगा, इन और आउट। जिस विधि से हवा को अंदर लेते हैं तो है, देखो पूरा टॉपिक का नाम है रिस्पिरेशन। पूरा टॉपिक का नाम क्या है? रिस्पिरेशन। पूरा टॉपिक का नाम क्या है? रिस्पिरेशन। अगर अंदर की तरफ लेते हैं, अंदर की तरफ बताए थे, आगे में क्या लगाएंगे शेखर? इन लगाएंगे, इन। आगे में क्या लगाएंगे? अंदर मतलब इन। तो इस प्रोसेस को कहेंगे इन एस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? इन एस्पिरेशन। अगर शेखर खड़ा हो जाओ, शेखर अंदर लिए तो इन हो गया, अब बाहर जाएगा तो प्रोसेस का नाम बताओ ना। इंडोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट अंदर जा रहा था तो उसको इंडोथर्मिक कहे थे, अब बाहर जाता है तो उसको एक्सोथर्मिक, यानी एक्स लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? एक्स। इसको क्या बोलेंगे? एक्स। कोई चीज एक्स्ट्रा रहता है तो उसको बाहर नहीं कर देता है, तो बाहर आप जो कीजिएगा इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सपीरेशन। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सपीरेशन। इन एक्सपीरेशन और एक्स एक्सपीरेशन। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब समझो। अब हवा का अंदर लेना, हवा का बाहर जाना, ये सारे के सारे टर्म हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें। यानी हम आपको कहना चाहते हैं कि भैया रिस्पिरेशन के मेथड में अगर आप बात कीजिएगा तो आपको दो तरह का रिस्पिरेशन पढ़ना पड़ेगा। एक होगा एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और दूसरा होगा इंटरनल रिस्पिरेशन। जो इंटरनल रिस्पिरेशन होगा उसको कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। ध्यान से सुनना, हम क्या बोले? रिस्पिरेशन दो प्रकार, इंटरनल एक्सपिरेशन और एक्सटर्नल एक्सपिरेशन।
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को छोड़कर जो इंटरनल रेस्पिरेशन है इसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल के अंदर में घटने वाला रेस्पिरेशन इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है मेरा बात? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जो सेल से बाहर होता है, जो सेल से बाहर होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब समझो बात को, अब समझो बात को। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का सिस्टम है रिस्पायर करने का, यानी सांस को लेने का। बैठ जाओ। जैसे फिश की बात करें तो वो क्या होता है, गिल्स में जाके एक्सचेंज होता है, क्योंकि उन लोगों को क्या होता है कि बाहर एटमॉस्फेयर है नहीं, और उसको क्या है कि वहां पर वाटर में मिक्स्ड है, H2O में ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो अब वो क्या करता है, मुंह से तो पानी ले लेता है, लेकिन वो पानी को धकेल देता है किसके पास? गिल्स के पास। अब गिल्स जो है वो क्या करता है, फिल्टर आउट कर लेता है, उसमें से ऑक्सीजन को ले लेता है। समझ में आ रहा है? इसी तरह से फ्रॉग की बात करेंगे तो फ्रॉग तीनों प्रकार से लेता है, स्किनों से लेता है, गिल्सों से लेता है और लंग्सों से लेता है। बात को समझो, अब समझो हमारी बात। अब आगे की बात समझो कि अभी अब हम लोग देखेंगे कि हवा अंदर कैसे आएगा, हवा बाहर कैसे जाएगा। मेन चीज हमारा यही समझना है, ठीक है? तो इतना बात आप समझ रहे हैं कि हम हवा जो है वो नाक से लेते हैं, ठीक है? एक्सचेंज कहाँ पर होता है? एल्वियली में होता है। एल्वियली क्या चीज होता है ये बात हमको नहीं पता, और डायग्राम भी हमको नहीं पता, लेकिन आज हम डायग्राम समझ के रहेंगे। इतना पता है कि जिस समय हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन खाए थे ना, जिस समय डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग भोजन खाए थे ना, वो भोजन ससुरा इस पाइप से होता हुआ इस ग्रंथि में आ गया था, इस पेट में आ गया था, ठीक है? इसका मतलब पेट के ऊपरी लंग्स है, पेट के ऊपरी लंग्स है, हाँ, और दोनों लंग्स के बीच में दिलवा है, ठीक है? दिलवा नहीं बोल रहे हैं, दिलवा। और बहुत खराब चीज है, इसलिए थोड़ा इस पर जोर दे रहे हैं। इसका फंक्शन इधर उधर कर दिया है आजकल का लोग। इसका फंक्शन वो सब नहीं है जो सब तुम जानता है। अभी जो नहीं पढ़ा है उससे पूछेगा दिल का काम क्या है, आपको याद करना है। एक मौका, दिल का काम याद करना नहीं है, दिल का काम फिल्ट्रेट करना है। दिल का काम क्या है? फिल्ट्रेट करना है। अभी जो आप सांस लिए हो ना डीऑक्सीजनेटेड, जब अंदर जाएगा ना तो दिलवे से काम चलेगा। इसलिए कहते हैं दिल को खराब मत होने दो। जिस दिन दिल खराब हो गया ना पूरा शरीर खराब हो जाएगा। इसलिए लोग को कहता है दिल साफ रखो। दिल साफ कैसे रहेगा? पूरा राइट में क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, लेफ्ट में जाके तो नहीं में वो साफ हो जाता है। आप जो एयर लिए ना उसमें 78% क्या है? नाइट्रोजन है। उसमें 78% इनहेल किए, जिस चीज से आप इनहेल किए ना बउआ, उसमें 78% ऑक्सीजन था। अब कोई पूछेगा हम लोग कितना परसेंट इनहेल करते हैं? अरे बोका, जो हवा में परसेंटेज है वही इनहेल करेंगे, इसमें क्या घटना बढ़ना। 21% क्या है? 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है। 78% क्या है? 78% नाइट्रोजन है, रेस्ट प्रोडक्ट अदर गैस है। अब मेरे बात को सुनो। जब ससुरा ये एक्सचेंज करता है ना, जब आउट निकालते हैं ना, जब बाहर की तरफ कहते हैं ना जाओ, तो ये क्या करता है? ये कहता है कि लो 78 का 8 ले लो, हमको इसका कोई काम नहीं है। लेकिन जिसका काम रहता है उसमें से तनी को चुरा लेता है, कहता है कि पतो नहीं चले, और तनी देखो चोरी करो तो ऐसा चोरी करो कि पता नहीं चले। तो कैसे पता? ये मान लो कि एक डिब्बा अधि है हॉर्लिक्स है, कोई रख गया है तुम्हारे पास, उसको कैसे नहीं पता चलेगा कि तुम हॉर्लिक्स चुराया है? एक चम्मच खाओ। अब भाई एक दिन तुम आधा सा खा देगा, उसको तो सब होबे नहीं करेगा भाई इतना खाली कैसे हो गया। ऐसे एक चम्मच देखेगा अभी घट ले तो कहेगा हो लगता है हम ही खाए होंगे किसी दिन। समझ में आया? ये क्या करता है? 4% कर देता है, यानी 21% है ना, इधर 17% बचता है, मतलब 17% निकाल देता है, 4% अंदर रहता है। समझ में आ रहा बात? मेरा बात समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए दिल को एकदम क्लियर रखिए। अरे इस दिल को बनाने में माँ को है ना 9 महीना लगता है। इस दिल को बनाने में माँ कितना दिन सहयोग के रखती है? 9 महीना। चंद सेकंड में तोड़वा लेता है, कहीं जाके पड़वा लेता है। ऐसा ना करो। दिल अगर टूट गया ना, लॉस है, उसे टूटता तो है नहीं, उसमें कोई मसल नहीं होता है, और जानता है सॉरी मसल होता है, बोन्स नहीं होता है, मतलब बोला गया। अब एक बार तुमको कह देते हैं, उस तक पहुंचने के लिए तुमको बहुत क्षमता चाहिए, ठीक है? उसके अगल बगल बहुत सिर रहता है, बहुत सिर बैठा हुआ रहता है। सिर खाने का मतलब बहुत प्रोटेक्शन रहता है उसके लिए, ठीक है? समझ आ रहा बात? चलो अब देखो, अब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुमको इस स्ट्रक्चर्स कैसे समझेंगे इसको समझिए। यानी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स अब हम लोग पढ़ रहे हैं, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट करेंगे, और यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। क्लास अब नए रूप से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले सुनना जरूरी था। अगर नहीं सुने तो बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको रटना पड़ेगा। इससे पहले जो चीज आप सुन लिए इसका मतलब आपका आधा खत्म हो गया, आप जो बोलेंगे वो बस कहानी है। देखिए ये ससुरा क्या है? नाक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोज कहते हैं। जो छिद्र है ना, पेयर ऑफ होल्स, ये क्या है? नॉस्ट्रिल्स है। इसमें जो एयर प्रेजेंट है ना, हेयर लाइक, वो क्या है? नॉस्ट्रिल्स है। और ये जो ससुरा देख रहे हैं ये पैसेज है। ये क्या है? पैसेज है। यानी सबसे हवा पहले कहाँ टकराएगा? नोज पर टकराएगा, फिर जाके कहाँ टकराएगा? पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स पर टकराएगा। कोई पूछेगा पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहाँ से स्टार्ट होता है? तो भैया पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो होता है ना, वो होठ के ऊपर से स्टार्ट होता है। होठ मतलब इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना, ध्यान अभी यहीं रखो। जब होठ पर जाएंगे तब हम जिक्र करेंगे, मतलब हरी परी को मत देखने लगा। हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं सो समझो। मेरा होठ देखो, दुनिया का होठ खराब है,
ठीक है, यानी आपका नजर इधर होना चाहिए। तो कोई पूछेगा नॉस्ट्रिल्स कहाँ से शुरू होता है, तो भैया होठ के ऊपर से नॉस्ट्रिल शुरू होता है। क्या बोल रहे हैं, होठ के ऊपर से नॉस्ट्रिल शुरू होता है, होठ के ऊपर से नॉस्ट्रिल शुरू होता है। और ये नॉस्ट्रिल जो है, ये नॉस्ट्रिल जो है नसल पैसेज से होते हुए, क्या बोल रहे हैं, नसल पैसेज से होते हुए ये जाकर नसल चैम्बर में जाता है। कहाँ जाता है, नसल चैम्बर में। कोई क्वेश्चन पूछ देगा नॉस्ट्रिल्स ओपन्स इनटू, क्या बोलिएगा, या तो नसल पैसेज बोल दीजिएगा या ऑप्शन में नसल चैम्बर रहेगा तो क्या बोल देंगे, नसल चैम्बर बोल देंगे। इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो फेरिंग्स और लेरिंग्स होता है। क्या होता है, फेरिंग्स और लेरिंग्स होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लफड़ा होता है, हम तुमको बताए होंगे। फेरिंग्स और लेरिंग्स, फेरिंग्स का स्पेलिंग PHARYNX, फेरिंग्स। फेरिंग्स पी से स्टार्ट होता है, फेरिंग्स पी से स्टार्ट होता है। तो पी से पहले क्या आएगा, लेरिंग्स आएगा कि फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स आएगा। पी से हुआ पहले, पी से क्या हो गया, पहले, यानी पहले फेरिंग्स आएगा। इसके बाद लेरिंग्स आएगा। लेरिंग्स एल से होता है, लात ऊपर है कि नीचे है, नीचे ना है, तो एल से क्या हो गया, लात, यानी वो नीचे आएगा। फेरिंग्स के नीचे कौन आएगा, लेरिंग्स आएगा। अब देखिए, यानी आपका नाक हो गया, नाक से क्या हुआ, नेसल पैसेज गया, नेसल पैसेज से आप नेसल चैम्बर में पहुंच गए। नेसल चैम्बर में पहुंचने के बाद क्या हुआ, आ दिखाई दे रहा है, छोटा सा बिंदु लटकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वहां से वो क्या हो गया, फेरिंग्स में गया। आप भोजन खाएं, आप क्या खाएं, भोजन जो खाएं वो भोजन कहाँ से, यहाँ से गुजरा ना भाई, यहाँ से गुजरा नहीं, यहाँ ऊपर कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये लेरिंग्स है हमारा, ये वॉइस बॉक्स है, ये वॉइस बॉक्स। लेकिन ऊपर की हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर की बात, जहाँ पर वो एग्जिट इंटर पॉइंट है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर एक ऐसा हो गया कि जिस समय आप खाना खाएं, सोच रहा हो ये रेस खाएं, हो जा रहा है तो ऊपर छिद्र रहता है तो वो वहीं गिर रहा है। यानी फेरिंग्स एक ऐसा जगह है जहां पर हवा और भोजन दोनों जाता है। फेरिंग्स इज दैट साइड वेयर फूड एंड एयर गोज थ्रू, यानी उससे उसको गुजरना पड़ेगा। ये टर्मिनेटन पॉइंट हो गया, नहीं हो गया। तो वहां पर एक ग्लोटिस होता है, वहां पर क्या होता है, ग्लोटिस होता है। उसके ऊपर में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनस, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटिस। वो क्या होता है कि जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ा, मान लो जैसे है, अब इस पर भोजन पड़ा, किसी नली को बंद कर दिया, फूड पाइप को बंद करता है और धकेल देता है किसकी तरफ, विंड पाइप की तरफ। भोजन से थोड़ा स्वेलिंग की तरफ किधर जाने लगता है, फूड पाइप में भोजन, लेकिन हवा जो है वो किधर जाता है, विंड पाइप में। विंड पाइप को उसका टेक्निकल नाम यानी साइंस की भाषा में ट्रेकिया कहते हैं। जो ट्रेकिया ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये ट्रेकिया है, ये क्या है, ये ट्रेकिया है, ये क्या है, ये ट्रेकिया है, भूलिएगा नहीं। अब हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उस बात को समझिए, उस बात को समझिए। इसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट पर चलेंगे। एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट, एनसीईआरटी का एक्टिविटी बहुत जरूरी है। आप लोग एग्जाम में उतना खुश नहीं कर पाए जितना खुश करने का उम्मीद था आप लोगों से, ठीक है। तो अगले एग्जाम में तैयार रहिएगा कि आप हमको ज्यादा खुश कीजिए, हमको खुश कीजिएगा तब आप भी खुश रहिएगा। दिमाग खराब होगा, आंसर पढ़ा के निकल जाएंगे क्लास, ठीक है। इसलिए देखिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। ये क्या हो गया, ये अगर मान लीजिए हमारा क्या हो गया, फेरिंग्स, ये हो गया हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है, लेरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स होता है। यानी ये क्या है, तुम्हारा वॉइस बॉक्स है। यहाँ से क्या हो रहा है, वॉइस में चेंज आ रहा है। तो लेरिंग्स आपका क्या है, वॉइस बॉक्स है। फेरिंग्स क्या है, पहले क्या आएगा, फेरिंग्स आएगा या लेरिंग्स आएगा, पहले फेरिंग्स आएगा। काहे पहले फेरिंग्स आएगा, पी से पहले होता है इसलिए पी से फेरिंग्स आएगा, ठीक है। इसलिए नहीं आएगा, याद रखने के लिए हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे नीचे आएगा तो विंड पाइप, इसके नीचे आएगा तो विंड पाइप, इसके नीचे आएंगे तो विंड पाइप, इसके नीचे आए तो विंड पाइप। इसी विंड पाइप को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, ट्रेकिया। इसी विंड पाइप को ट्रेकिया कहते हैं। ये देखिए, जिस सिस्टम में ये लंग्स रखा हुआ रहता है, जिस सिस्टम में ये लंग्स रखा हुआ रहता है, यानी जिस पिंजरा में अभी आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं, तो सिटी सेंटर के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक इसी तरह ये लंग्स भी कहीं बैठा हुआ है ना, उसको कहते हैं चेस्ट कैविटी। उसको क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी कहते हैं। कहा कि ये कहाँ प्रेजेंट है, चेस्ट में प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट है, चेस्ट में प्रेजेंट है। उसको क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी। उसको क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी। अगर चेस्ट कैविटी नहीं कहिएगा उसको कहते हैं थोरेसिक कैविटी। उसको क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी। यानी पिंजरा है, उस पिंजरे में इसको रखे हुए हैं, ठीक है। इसके मिडिल पार्ट से स्टर्नम गुजरता है, रिब केज, यानी वो एक तरह से रिब का केज है, यानी ऐसा गुफा है जो रिब से बना हुआ है। और वो क्या है, चारों तरफ से इसको प्रोटेक्शन दिए हुए है, इसको तुम डायरेक्ट नहीं मार सकता है। समझ में आ रहा है बात। उसके लिए पहले तुमको रिब केज से गुजरना पड़ेगा, रिब केज से पास हो गया तब जाके इसको मारना पड़ेगा। अब देखो, अब क्या हुआ कि ये ट्रेकिया आ गया, ट्रेकिया जाकर दो पार्ट में बटा। तो अपने मन से ट्रेकिया को कहीं कहीं नहीं बांट देंगे, हम बार बार आपको कह रहे हैं, अपने मन से आप ट्रेकिया को नहीं बांट सकते हैं। ट्रेकिया का एक फिक्स्ड नंबर है, ट्रेकिया का एक फिक्स्ड नंबर है, वो वहीं पर जाकर डिवाइड होता है, उससे पहले डिवाइड नहीं हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। डायग्राम बनाने में कोई यहाँ से मोड़ देगा, कोई यहाँ से मोड़ देगा, ए बोका, ट्रेकिया को मोड़ने से पहले मेरा बात सुन लेना, ट्रेकिया को मोड़ने से पहले मेरा बात सुन लेना। मान लो ट्रेकिया एक प्लांट है,
ट्रेकिया एक प्लांट है, ये क्या है, एक पौधा है, ये क्या है, पौधा है। मेरे दोस्त बताओ फिर ये क्या है, ये क्या है, इस प्लांट का ब्रांच है ना ब्रांच। इसी तरह से इस ट्रेकिया का ये दो ब्रांच है, ये तो क्या है, ब्रांच है। ट्रेकिया का ये तो क्या है, ब्रांच है। और इस दोनों को एक साथ, इस दोनों को एक साथ ब्रांची के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ब्रांची के नाम से जानते हैं। क्या बोले, दोनों को एक साथ ब्रांची के नाम से जानते हैं। अगर अलग अलग बात करेंगे तो ब्रोंकस होता है। यहाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा है, इंग्लिश का लफड़ा नहीं है कि बाद में एस लग गया तो जाकर प्लूरल बन जाएगा, ना बाबू ना, यहाँ थोड़ा उल्टा है। अभी एल्व्यूली पढ़ेंगे, एल्व्यूली बहुत सारा एल्व्यूली होगा, मिलियंस ऑफ एल्व्यूली होगा, मिलियंस ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, तब जाकर उसको क्या कहेंगे, एल्व्यूली कहेंगे। एगो एल्व्यूली की बात करेंगे ना उसको एल्व्यूलस कहेंगे। ये सब बात याद रखना, नहीं तो जिस समय तुम पढ़ेगा जा उस भैया ये स्ट्रक्चर ही नहीं बताई थी, एल्व्यूलस किधर से आ गया, तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सिंगल और सिंगुलर और प्लूरल की बात है। यहाँ पर देखिए ये दोनों को एक साथ ब्रोंची कहते हैं और एक एक की बात करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। भैया ब्रांच न भूल जाना ना, ब्रांच लिख देना ना, ब्रांच। ये भी सारा वो ये लगता है, देखो ये भी लगता है वो है, खाली बीच से खींचने के बाद था, नीचे से खींचने के बाद था। ठीक है, मास्टर समझ जाएगा कि बच्चा को पढ़ा लिखा है, ब्रोंच लिखना चाह रहा था, स्पीड में घटा गया, तो डॉक्टर बनने का कोशिश कर गया। ठीक है, हो गया, डॉक्टर का क्या है, खुद लिखना है। ठीक है वाह, समझ आ रहा बात। वो उसी तरह से काहे की बायोलॉजी है ना भाई, कितना नाम याद करेगा, कितना दवाई का नाम याद करेगा, लिख देता पैरासीटामोल, पी से पैरासीटामोल होता है, डॉक्टर समझता है, पी लिख दिया, गलत किया। ठीक है, चल देखो अभी क्या बोले, ब्रोंकी और ब्रोंकस में अंतर तुमको समझ में आ गया। इसके बाद क्या हुआ, इस ससुराल का भी ब्रांच बना। देखिए अभी तक रिंग का स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनस रिंग इस पर बिछा हुआ है, लेकिन इसमें जाकर नहीं बिछता है, कहां, ब्रोंचियोल्स में। यानी इसका भी जाकर अंदर में क्या हो रहा है, ब्रांच बन रहा है। इसका भी जाकर क्या हो रहा है, ब्रांच बन रहा है। ये जो ब्रांच बनते हैं इसको कहते हैं ब्रांचियोल्स। इसको क्या कहते हैं, 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 ब्रांचियोल्स। याद रखेंगे, इसको क्या कहते हैं, ब्रांचियोल्स। ब्रांचियोल्स से पहले क्या था, ब्रांची, जिसको एक को ब्रोंकस कहते थे। ठीक है, ब्रोंकस कहां से आया, तो ट्रेकिया से आया। ट्रेकिया कहां से आया, तो लेरिंग्स से आया। लेरिंग्स के ऊपर कौन था, तो फेरिंग्स था। फेरिंग्स के ऊपर कौन था, तो नसल चैम्बर था। नसल चैम्बर के ऊपर कौन था, नोज था, नोस्ट्रिल्स था। समझ में आएगा बात, समझ आएगा बात। इतना सिस्टम याद हो गया ना, देखो आगे फिर याद हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अभी हम बस स्ट्रक्चर समझा रहे हैं, हवा कैसे अंदर बाहर होता है ये बात। अब क्या है, यहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ठीक है, ये मिलियंस होता है। मेरे पास उतना समय नहीं है कि हम मिलियंस और बिलियंस में बनाएं, हम बस बना देते हैं ताकि आप समझ सके। हर्ट में ऐसा ही सिस्टम। इसको एक की बात करेंगे, एक को कहते हैं एल्व्यूलस, और मल्टीपल की बात करेंगे इसको कहते हैं एल्व्यूली। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होता है कि इस एल्व्यूली में ही गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को आप मिला दीजिए, तब जाकर ये लंग्स बनता है। यानी एक सिस्टम में डाल दीजिए तो ये पूरा जाकर आपको लंग्स देता है। देखिए भैया, इस लंग्स का जो कवरिंग होता है ना उसको पेल्यूरा कहते हैं। इस लंग्स का जो कवरिंग होता है उसको पेल्यूरा कहते हैं। क्या बोले, इस लंग्स का जो कवरिंग होता है उसको पेल्यूरा बोलते हैं। जैसे हमारा कवरिंग स्किन है, अभी शर्ट पहने हैं, शर्ट हमारा कवरिंग है, रात में चादर ओढ़ के सो जाएंगे, चादर हमारा कवरिंग होगा। ठीक इसी तरह से इस लंग्स का भी कवरिंग है, जिसको पेल्यूरा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, पेल्यूरा कहते हैं। अब पेल्यूरा में रहने वाला फ्लूइड पेल्यूरल फ्लूइड कहलाता है। पेल्यूरा में रहने वाला फ्लूइड क्या कहलाता है, पेल्यूरल फ्लूइड कहलाता है। इसमें फ्लूइड रहता है, इसमें क्या रहता है, फ्लूइड रहता है। इसमें क्या रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इसको कहते हैं पेल्यूरल फ्लूइड। इसको क्या कहते हैं, पेल्यूरल फ्लूइड। कोई दिक्कत इतना समझने में कोई दिक्कत है। यहाँ बीच में हॉट रहता है, यहाँ क्या होता है, हॉट होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये डायफ्राम है आपका। ये क्या है, डायफ्राम है। ये आपका क्या है, डायफ्राम है। ये आपका क्या है, डायफ्राम है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जब हम इनहेल करते हैं डायफ्राम में क्या होता है, डायफ्राम में कौन सा चेंज देखने को मिलता है। जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम में कौन सा चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, हम बात जो समझा रहे थे वो समझा नहीं पाए थे, फिर से समझ लो। हम आपको क्या समझा रहे थे कि अपने मन से इसको नहीं बांटिएगा, अपने मन से इसको नहीं बांटिएगा। ये फिक्स्ड सेंटर पर जाकर बढ़ता है। आपके शरीर का जो पिछला हिस्सा है ना, ऐसे करके देखिएगा ना, ऐसे करके बीचों बीच आपको हड्डी दिखाई देगा। बीचों बीच आपको क्या दिखाई देगा, हड्डी दिखाई देगा। बीचों बीच आपको क्या दिखाई देगा, हड्डी दिखाई देगा। बीचों बीच हड्डी, उसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम।
उस वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 33 बॉन्ड्स होते हैं। कितने बॉन्ड्स होते हैं? 33 बॉन्ड्स होते हैं। टोटल कितने बॉन्ड्स होते हैं? 33 बॉन्ड्स होते हैं। कोई यूट्यूब, कोई गूगल, कोई लेक्चर, कोई अल्लाह फलना ढलना, कहीं पर ये सिस्टम नहीं है। जो अभी हम तुमको बता रहे हैं उसको तुम आसानी से याद कर पाएगा। नाम सब याद कर लेता है, हम तुमको नंबर याद करना सिखाएंगे, कैसे कभी जिंदगी में मिस्टेक नहीं करेगा। आज याद कर लेगा, 11th 12th मैट्रिक सब काम देगा। तुम बीए एमए कर जाएगा फिर भी काम देगा, भूलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। देखो बैकबोन में कितना बोन होता है? 33 बोन होता है। बैकबोन में कितना होता है? 33 होता है। बैकबोन में कितना होता है? 33 होता है। इसमें से 24 बोन्स मूवेबल होते हैं। इसमें से 24 बोन्स मूवेबल होते हैं। इसमें से 24 बोन्स, ऊपर का 24 बोन्स क्या होता है? मूवेबल होता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? ऊपर के 24 बोन्स मूवेबल होते हैं, यानी वो मूव कर सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं। इसीलिए कभी यहाँ से मोड़ लेता है, कभी यहाँ से मोड़ लेता है। दैट मींस वो फिक्स्ड नहीं है। अगर फिक्स्ड रहता है, एक बार ऐसे करता, कटक गया, फिर ऐसे करके चलता, यूं चलता। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ऊपर के 24 बोल्स मूवेबल होते हैं। ऊपर के 24 बोल्स मूवेबल होते हैं। अब देखो, अब कुछ नहीं याद करना है। अब आपको याद करना है सीट। क्या याद करना है? सीट ले सकूं। क्या याद करना है? सीट ले सकूं। सीट ले सकूं, बोलो जोर से, क्या लेना है? सीट ले सकूं। सीट ले सकूं। आप गाड़ी में जाते हैं, आपको किसका जरूरत पड़ता है? सीट की जरूरत पड़ता है। तो सीट ले सकूं, आपको इतना बात तो याद रहेगा, काहे कि ये तो नॉर्मल चीज है। आज नहीं तो कल आप ट्रेन में बैठिएगा, बस में बैठिएगा, सीट मांगिएगा तो वहां भी याद रखिएगा। इसलिए हम आपको बोले कि जीवन में कभी नहीं बोलिएगा, आपको बस बोलना है सीट ले सकूं। सीट ले सकता हूं, चल रहा है ना, बंद नहीं ना हुआ है। सीट ले सकूं यानी सीट ले सकता हूं, यानी सीट ले सकूं। सीट 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 व्हाट्सएप का जमाना है, सी से आजकल सीट चला है। सी से सीट लिख सकते हैं ना भाई? नहीं लिख सकते हैं? सी से सीट, टॉ, टी से टॉ, टी से टॉ, टी से टॉ, लॉ, एल से लॉ, एल से लॉ, एल से लॉ, एल से लॉ, एस से सौ, एस से सौ, सीओ से को, सीओ से को, सीट ले सकूं। हो गया? हो गया? क्या बोले? 100 से सी, टॉ से टी, लॉ से एल, सौ से एस, को से को। बात खत्म, बात खत्म। इतने होता है, इतने प्रकार का बोन पाया जाता है पिछवा में। इस सी को कहते हैं कर्विकल, सी को कहते हैं कर्विकल, कर्विकल, सी को क्या कहते हैं? कर्विकल। टी को कहते हैं थोरेसिक, टी को क्या कहते हैं? थोरेसिक। एल को कहते हैं लंबर, एल को क्या कहते हैं? लंबर, एल को क्या कहते हैं? लंबर। एस को कहते हैं सैक्रम, एस को क्या कहते हैं? सैक्रम। सीओ को कहते हैं कोकिक्स, सीओ को क्या कहते हैं? कोकिक्स। ये फ्यूज्ड होते हैं। 4 को बोन होता है। अब क्या होता है तू समझो। हम बोले थे तुमको नंबर भी भूलने नहीं देंगे, सबसे बड़ा चीज नंबर है। नंबर पूछ लिया जाता है। देखो मेरे दोस्त, 100 से 7 होता है कि 6 होता है कि 5 होता है? 100 से 7 होता है कि 6 होता है कि 5 होता है? 100 से 7 होता है, यानी कर्विकल बोन की संख्या 7 होगी। कर्विकल बोन की संख्या 7 होगी, यानी C7 होगा। C7 होगा। C से सीट हुआ और इसी से रिलेटेड 7 था, यानी कर्विकल बोन की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, खुद लेना। C से 7 होगा, C से 7 होगा। T से थोरेकिक होता है ना भाई? T से क्या होता है? थोरेकिक होता है। लेकिन T से 11 होता है कि 12 होता है? 12 होता है ना। इसका मतलब थोरेकिक की संख्या 12 होगा। थोरेकिक की संख्या 12 होगा, यानी C7 होगा, T 12 होगा। C7 होगा, T कितना होगा? 12 होगा। इसके बाद L से नंबर होता है ना भैया, L से लेस होता है। L से क्या होता है? लेस होता है। इस 12 में से ये 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 में से 7 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 5। L की संख्या 5 होगा भैया। L की संख्या कितना होगा? 5 होगा। L की संख्या कितना होगा? 5 होगा। इसके बाद सैक्रम है, ये 5 होगा और ये 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। कभी भूलेगा क्या? कभी भूलेगा क्या? भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। सीखने की कोशिश करो, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। क्या हुआ? सी से सीट, सी टी से सीट, एल से ला, एस को से सकूं। ठीक है, ये क्या हो गया? सीट ले सकूं। 100 को सी से दर्शाएं, टॉ को टी से दर्शाएं, लॉ को एल से दर्शाएं, 100 को एस से दर्शाएं, को सीओ से दर्शाएं। सी से क्या हो गया? कर्विकल। टी से क्या हो गया? थोरेकिक। एल से क्या हो गया? लंबर। एस से क्या हो गया? सैक्रम। सीओ से क्या हो गया? कोकिक्स। ठीक है, 100 से 7 होता है तो कर्विकल की संख्या 7 हो गई। टी से थोरेकिक होता है, टी से 12 होता है तो थोरेकिक की संख्या 12 हो गई। एल से लंबर होता है, एल से लेस होता है, तो जो पहले था 12 और 7, इसका लेस निकाले, यानी अंतर करके निकाले तो हमको 5 आ गया, तो लंबर की संख्या होती है 5। अब सैक्रम था, सैक्रम 5 होता है और कोकिक्स 4 होता है। इतना बात समझ में आएगा? यानी अगर आप सैक्रम याद रखिएगा 5 तो टोटल 33 होता है। इस पूरा को जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। 4 बच जाएगा तो वो निकलिए जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है?
मेरा बात समझने में कोई दिक्कत? तो ये जो बोन आप देख रहे हैं मुड़ रहा है, ये T5 पर मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? T5 पर, यानी थोरेटिक का जहां पर 5वां नंबर बोन होता है ना, वहां जाकर ये मुड़ता है। कहाँ मुड़ता है? T5 पर। कहाँ मुड़ता है? T5 पर। याद रहेगा? याद रहेगा ना? चलो आप समझते हैं कि हवा अंदर कैसे जाता है और हवा बाहर कैसे आता है। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? इस बात को समझने से पहले कि हवा अंदर और बाहर कैसे करता है, हम थोड़ा सा एनसीईआरटी का मदद ले लेते हैं कि आपका एनसीईआरटी क्या कहता है। देखिए, ये सब चीज बिना बताए हम 10th का चीज खत्म कर सकते थे, हमको खत्म करने में कोई एतराज नहीं था, लेकिन आपके दिमाग में चलता, अगर थोड़ा पढ़ने वाले होते, सोचने वाले होते, तो आप ये सोचते कि हवा कैसे अंदर आएगा, हवा कैसे बाहर जाएगा, ये कहाँ से मुड़ रहा है, ये सब बात आपको रेज करना चाहिए था। सर 10th के बाद से हम पढ़ा रहे हैं, मेरा लेक्चर भले अपलोड नहीं है, लेकिन हम जब 10th में थे, जिसको भी हम पढ़ाएं उसको अभी ऑनलाइन कोई भी देखे, अगर हमसे वो लंग्स पढ़े होंगे तो हम उस समय भी ये बात उनको बताए थे। क्यों जानते हो? मेरे दिमाग में आया ये बात कि शायद कहां से मुड़ रहा है, जहां कहीं से तो हम नहीं मुड़ सकते हैं, पेट में जाके मुड़ देंगे, नहीं मोड़ सके। तो ये स्टूडेंट होने का मतलब हुआ कि आप क्वेश्चन कीजिए, आप क्यों पूछ के टीचर को परेशान कर दीजिए। जो बच्चा टीचर को परेशान करता है वही अच्छा बच्चा होता है। मेरे बात को समझिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, एक से एक साइंटिस्ट को लीजिए, क्लास से बाहर कर दिया जाता था, मारा जाता था, फोड़ा जाता था, स्कूल से रिजेक्शन दे दिया जाता था। आज सब इतिहास रच दिया है, आज सब इतिहास रच दिया है। क्लास में अच्छा बच्चा बन के क्लास में टॉप करके तुम इतिहास थोड़ी रचेगा, बहुत से बहुत होगा तो डायरेक्टर सर या क्लास टीचर तुमको सम्मान देंगे, द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर लेके चाटेगा। पैसे नहीं रहेगा, जेबी में पहुंचे नहीं रहेगा, नामे नहीं रहेगा, जाना बैठ जाना स्टेशन पर, वो सर्टिफिकेट को टांग लेना पीछे में, मैं बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर हूँ, मुझे दे दो। समझा बात? तो कहाँ तक काम देगा ये सब? सिर्फ स्कूल तक ना, क्लास भरना, अरे तुमने सोसाइटी भरना। सोसाइटी के लोग भी जब तक तुम अपने लिए लड़ेगा ना, तब तक तुम्हारे विरोध में रहेंगे, जब देखो उसके तुम सपोर्ट में आ जाओ तब तुम्हारे सपोर्ट में आएंगे। ये फिक्स्ड बात है, ये हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल बात है। सोसाइटी के भी लोग आपके सपोर्ट में तभी आएंगे जब आप सोसाइटी की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि अपना बात कीजिए, तनी तरक्की कीजिए ना, नीचा से खाना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? आस्तीन का सांप वही होता है जिसका गुण चंदन का होता है। जब तक चंदन नहीं बनेगा ना, यानी जब तक तुम्हारे अंदर गुण नहीं आएगा, तब तक तुम्हें सांप नहीं लगेगा। सांप लग रहा है, कोई बुराई कर रहा है, इसका मतलब तुम अच्छा चल रहा है, चलते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं, कहने ना दो। खाली हाँ, माँ बाप को तनी खुश रखो, माँ बाप को थोड़ा बताते रहो। मेरा अलग बात है, अभी तक मेरा बाबूजी हमसे खुश नहीं है, ये सब तुम क्या कर रहा है, पढ़ो लिखो कुछ करो, IAS बनो, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और हम इसमें अच्छा कर सकते हैं। देखो ये बात बताते हैं कि मनुष्य को वो काम क्यों करना चाहिए जिस काम में उसका मन लगता है। एक बात बताओ कि जिस काम में तुम्हारा मन नहीं लगता है, ये बात तो फिक्स है कि तुम फेल कर जाएगा, वो काम तुमसे नहीं होगा। किसी भी चीज में पास होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए क्या जरूरी है? आपका मन लगना जरूरी है। तो जिस चीज में मन नहीं लगता उसमें तो तुम सक्सेस नहीं हो, ये बात तुम भी जानते हो। ये बात पहले से लिखल है कि शेखर बाबू इस काम में फिक्स नहीं है, तुमका मन नहीं लगा आए। लेकिन जिस चीज में मन लग रहा है, थोड़ा चांस है, थोड़ा सा पतला गली से निकल सकते हैं, तो उसमें मन लगाओ ना। तुम्हारा मन कम नहीं लगता है, रात भर मैसेज नहीं आया, मन नहीं लग रहा है, शेखर अंकित को फोन करेगा, अंकित से क्या करे, आज तो उसका फोन नहीं आया, XYZ नाम जानते हैं लेकिन नहीं बोल सकते, देखते हैं ना आंख है, आज माथा दर्द कर रहा है, आज फोन नहीं आया। अरे वो तुम्हारा प्रोटीन विटामिन है, तुम्हारा पैरासीटामोल हो गई है। बताओ, अपने आप को दवा बनाओ, दूसरे को तुम दवा बना रखा है, और ऐसा दवा तुम बना रखा है जिसके खाने से तुमको अति होगा, बेहोश होगा। इश्क एक नशा है, इश्क एक नशा है, क्या बोले, इश्क एक नशा है, जो पहले होश में आ जाए वो बेवफा है। एकदम सही बोल रहे हैं आप। कोई लड़का लड़की में प्रेम या किसी चीज में प्रेम, अब वो कहे ये बात, कोई कहे हे मेरा करियर आ गया, मेरा एग्जाम है, हम तुमसे अभी नहीं बात करें। आप देखो दूसरा को होश में आ गया जिसको करियर का चिंता हो, अब सामने लगे तुम बेवफा है, तुम पहले नहीं बोला, पहले ही बात नहीं सोचा है। अरे बाबू, प्रेम किया है तो उसको सपोर्ट करो, गलत समय में सपोर्ट करना भी तुम्हारा काम है। वो पढ़ेगी, वो नाम करेगी, किसका नाम होगा? तुम्हारा नाम होगा भाई, ऑटोमेटिक तुम्हारा नाम होगा। तुम किसी को चाहता है तो वो नाम कर रही है, तुम्हारा भी नाम हो रहा है भाई, तो उसके संगत में रहना तो ऐसा कर पाया, फेल तेल हो जाएगी, माइयो बाप कहेगा शेखरे के कारण फेल हो गए, आएगा पूरा मोहल्ला में बम तमार गिरा के लेके चल जाएगा, तुम करियर बर्बाद कर दिया। इसलिए अपने साथी को, अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए,
हर एक जगह पर उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये अलग बात है कि आप कभी ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं तो सामने वाला को लगता है कि हमको डिस्टर्ब कर रहा है या ये कर रहा है वो कर, लेकिन आप हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड रहिए। जब आप जवाब देते हैं, जब आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे तरीके से, तो सामने वाली भी खुश होती है। हमारी बात को समझिए, आप उनको खुश करने के लिए कोई काम कीजिए ना, आप खुश करने के लिए नहीं करते काम, आप उसको इंप्रेस करने के लिए काम करते हैं। यही आपकी गलती है, उसको इंप्रेस नहीं। आपको कैसे मालूम कैसे इंप्रेस होगी? तो इस चक्कर में आपसे गलत काम हो जाता है। गलत काम हो जाता है तो उसके बाद भैया बात नहीं कर, अरे पागल, मेरा बात समझ में आ रहा है? किसी को भी हम इसलिए आज देखिए, हमसे भी कोई क्वेश्चन कोई लेक्चर देखेगा, कहेगा पागल मास्टर क्या पढ़ा रहा है, लेकिन आज सबसे बड़ा बीमारी यही है और इस बीमारी पर काम करने की जरूरत है। जो काम हम कर रहे हैं और हम जो बता रहे हैं, क्या हम ये लेक्चर अभी नहीं बताते, ये बात नहीं बताते तो तुम्हारे दिमाग में ये सब बात नहीं चलता? उससे बढ़िया है ना इसको भाई साफ कर दिया जाए। गंदगी को छुपाने से गंदा साफ नहीं होता है, उसको साफ करने से साफ होता है। तो जो चीज आपके दिमाग में है उसको निकाल के उसको साफ करना है ना भाई, तो उसको साफ कीजिए। उसको छुपा के रख ले हैं हम जिंदगी भर नहीं टोके बौरा गए, तब आके कहिएगा क्या कैसन मास्टर था ये, तो हमारे साथ रहता, मेरी उम्र का मास्टर था, हमको बताया। मेरी बात समझिए, बहुत गहराई के बाद हम बता रहे हैं हम आपको, ठीक है? चलिए अब बात कर रहे थे, और एक कहानी सुन लो कि जब कभी भी, इससे पहले भी सुना चुके हैं कि जब कभी भी किसी से प्रेम करो उस समय में तुमको गुस्सा नहीं आना चाहिए। प्रेम में गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए, इस बात को समझिए। एक रईस आदमी था, वो अपने कार को साफ कर रहा था। अब लग्जरियस कार था, उसको जो साफ कर रहा था ना वो, तो साफ किया और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक बेटी आई, उसके पास बेटी थी, बेटी आई पत्थर उठाई और उस पर लिख दी। जो भी लिखी अभी हमको नहीं पता था, ठीक है? बाप देखा दूसरे साइड में साफ कर रहा था, आया कहा क्या मतलब देखा नौका क्या लिखा, गुस्सा में आया, उसका हाथ मरोड़ दिया, उसका फिंगर डिसलोकेट हो गया। अब लड़की जब हॉस्पिटलाइज हो गई, बाबूजी जब हॉस्पिटल गए, पछतावा तो हो ही रहा था, बेटी थी कैसी भी थी, कार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आप लोग को बेटी से ज़्यादा लगाव होता है, स्वाभाविक सी बात है। तो वो वहाँ गई, तो बच्ची की आँख खुली, बच्ची बाबू को देखा, तो बाबूजी से पूछा बच्ची कि पापा मेरा हाथ कब ठीक होगा? बच्ची की खुल दी, वो तो तंज थोड़ी कसी, तंज कसना होता है ना, किसी को कोई चीज टूट जाए उससे बार बार पूछो, मतलब आप उसको चिढ़ा रहे हैं, लेकिन वो तंज नहीं कसी, वो तो नादान थी। वो बस पूछ गई कि जो पापा मेरा हाथ कब ठीक होगा। अब इमोशनल अत्याचार, अब ये बाबूजी रोने लगे अंदर से, गुस्सा में बाहर निकले। गुस्सा में किस पर गुस्सा उतारे, तो ये गुस्सा उतारने चले गए कहाँ? कार के पास। जिस कार के कारण हाथ उतारा उस कार को मार लात से पचका दिए। हाँ, काड़ो गया, समझ आ रहा है? तब जब ये दूसरे तरफ गए तो ये देखिए कि जहां पर मेरी बेटी लिख रही थी ना, वहां पर लिखा हुआ था डैड आई लव यू। समझ में आया? तो गुस्सा हमेशा नुकसानदेह होता है। गुस्सा में आप कोई काम मत कीजिए, बिना सोचे विचारे कोई काम मत कीजिए। आईफोन कल खरीदिएगा, आज गर्लफ्रेंड कहेगी कि सॉरी बाबू मेरा ये दिक्कत हो गया, हम आपसे बात नहीं कर सकते, गुस्सा में पटक दीजिएगा, वो तो गई ही गई, आईफोन में चली गई। समझ में आ रहा है बात? आदमी को 24 घंटा मोबाइल दे दो रह लेगा, गर्लफ्रेंड भी ना रहे चाहे नहीं रहे, समझ आ रहा है? लेकिन फोन के बिना संभव नहीं है। चल हम क्या समझा रहे थे कि कोई तुमसे पूछेगा कि कहाँ पर बढ़ता है, क्या बोलेगा? T5। कहाँ पर बढ़ता है? T5, यानी थोरेकी का 5वां नंबर, थोरेकी का 5वां नंबर, थोरेकी वर्टिब्रेट का 5वां नंबर। इसको मिटाएं क्या? अब हम समझते हैं कि इसमें कैसे हवा इन और आउट होता है। अब हम आपको बताते हैं इसमें हवा कैसे इन और आउट होता है। एक बात बताइए, डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन में हम आपको क्या पढ़ाए थे कि जब कभी भी एयर पार्टिकल्स या गैसियस पार्टिकल्स, डिफ्यूजन में हम बता रहे थे कि डिफ्यूजन में क्या होता है। डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज मूव करता है, ठीक है? ऑस्मोसिस में भी ऐसा होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में जो होता है वो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, जबकि यहाँ पर हम गैसियस पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया कि भैया यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम घटाना बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर घटाना पड़ेगा। हायर कंसंट्रेशन से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ क्या होगा कि पार्टिकल्स मूव करेगा, यानी हवा मूव करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इस लंग्स का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, क्या बोले? इस लंग्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। 11th में ही पढ़ाएंगे जिसमें वॉल्यूम, वहां हम आपको बताएंगे रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है? ERV होता है, IRV होता है, FRC होता है, सारा क्या होता है नहीं होता है, बस नाम पर हम क्लियर कर देंगे, उतना नहीं सोचेंगे। हम क्या बोल रहे हैं अभी, इसका कुछ वॉल्यूम होता है, बस इतना। अभी बोल देगा टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, समझा? सबका फिर उसे पढ़ाना पड़ेगा, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। 10 में ना है, 10 में ना पास करना है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? चलो देखो क्या है यहाँ पर। आप हमको सिर्फ बायोलॉजी तो खत्म करना नहीं है, हमको यहाँ तक तीनों ना खत्म करना है। बेसिकली सिर्फ बायोलॉजी खत्म करना होता तो हम तुमको ऐसा पढ़ा देते, 11th 12th नीट किसी के साथ बैठ के आप कंप्लीट कर बिना भूले, ठीक है? अभी तक नहीं ना कोई दिक्कत आ रहा है। चलो अब क्या है
कि इसमें हमको कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बात बताओ, जैसे मान लो ये माजा का बोतल है, मानेगा क्या, मजे का बोतल है, ये माजा का बोतल है। इसमें अगर कोई चीज हमको डालना होगा, तो इससे बड़ा चीज अगर इसमें जाएगा, अगर मान लो ये छोटा है तो हमको प्रेशर ज्यादा लगाने की जरूरत है कि नहीं? प्रेशर ज्यादा लगाने की जरूरत है ना भाई। लेकिन अगर इसको बड़ा कर दे तो प्रेशर कम हो जाए, नहीं हो जाएगा प्रेशर कम, होगा ना प्रेशर कम। तो हवा अंदर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि अंदर में वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ना। कोई चीज अंदर आएगा तुमको उसको जगह देना पड़ेगा, जगह नहीं देगा तो खराब ही नहीं होगा। कोई चीज तुम्हारे अंदर आएगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जगह देना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अपने छाती पर हाथ रखो, सीने पर हाथ रखो, चेस्ट पर हाथ रखो, सांस ऊपर की तरफ लो। क्या हुआ? रीब केज ऊपर की तरफ आया। कब? जब सांस हम अंदर ले रहे थे। तो रीब केज जो ऊपर की तरफ आया, रीब केज ऊपर की तरफ आया जब सांस ले रहे थे तब। और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ गया। जैसे मान के चलिए ये रीब केज है और ये डायफ्राम है, ठीक है। जब आप इनहेल करते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि अब ये बाहर की तरफ जाएगा। ये किसके तरफ जाएगा? बाहर की तरफ। रिब्स बाहर की तरफ जाएगा ना भाई। जब रिब्स बाहर की तरफ जाएगा इसका वॉल्यूम तो ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा। लेकिन डायफ्राम पर क्या गुजरेगा ये बात बताओ। जैसे मान लो कोई एक तार लटका हुआ हो, अब इस तार को हम खींचना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे तार क्या होगा, सीधा होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये अभी इस तरह से लपटा हुआ था, अब जैसे ही ये बाहर की तरफ गया तो ये ऑटोमेटिक ना नीचे आएगा। साइंस है यहाँ पर, नहीं समझ में आ रहा बात? ये अभी इस तरह से लटका हुआ था, अगर इसको हम इधर खींचेंगे तो धीरे धीरे ये भैया सीधा होगा ना, सीधा होगा तो ये नीचे आएगा ना, कारण बॉन्डेज तो यहाँ है, इसके सीधा नहीं आने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा? तो इसको जैसे ही हम आगे की तरफ ये मूव किया तो ये नीचे की तरफ गया, यानी जब रिब्स फ्लैटेंड हुआ तब ये नीचे की तरफ गया। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा तो किसी भी जगह को आप खाली क्यों करते हैं? जब कोई चीज डालना होता है। इसका मतलब हवा अंदर की तरफ आएगा। जब हम इनहेल करेंगे रिब्स फ्लैटेंड हो जाएगा और डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका जस्ट अपोजिट होता है। किधर? आउटसाइड में। जब छोड़ने की बात हम करते हैं, जब हम लोग एक्सहेल करने के लिए आते हैं तब जाकर क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। वॉल्यूम्स क्या होता है, ये अपने जगह पर आया तो वॉल्यूम कम हो गया। जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अभी इसमें प्रेशर ज्यादा लगा था ना, अपने जगह पर है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो अंदर में प्रेशर अब ज्यादा हो गया, नहीं हो गया प्रेशर। जैसे ये अलग अलग है, इस पर अभी प्रेशर लग रहा है। आप तीनों पर देखिए, एकदम हम वॉल्यूम टाइट कर दिए, प्रेशर हो गया, अंदर में प्रेशर ज्यादा हो गया, अब ये चाहेगा बाहर निकल, नहीं जाएगा, तो बाहर में प्रेशर कम हो गया। इसके तुलना में एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम हुआ कि नहीं हुआ? लंग्स के सराउंडिंग में और एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग में हमको प्रेशर ग्रेडियंट देखना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो जैसे ही अपनी जगह पर आया प्रेशर यहाँ ज्यादा हो गया, तो चाहेगा हम बाहर निकलना है, बाहर निकल जाएगा, बाहर में प्रेशर कम होगा। इस तरह से इनहेल और एक्सहेल होता है। कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम समझने में कोई दिक्कत नहीं, बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आपको बता रहे हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ NCERT। इसके बाद एक्सहेल इनहेल का काम खत्म, फिर हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन का। हम बताना चाह रहे हैं गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो इसी एल्वियोली में होता है। गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वियोली में होता है। इसको मिटाएं क्या? डायफ्राम का काम आप समझ गए, चलिए अब मेरा बात सुनिए। NCERT का एक्टिविटी जो है वो क्या है? 6.4 करने का मतलब हो गया छठा चैप्टर का चौथा एक्सपेरिमेंट, यानी चौथा एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी 6.4 ये कहता है एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ठीक है, और सिरिंज के मदद से नीचे लाइम वाटर लीजिए। इसमें इस टेस्ट ट्यूब में क्या डालिए? लाइम वाटर डालिए। इस टेस्ट ट्यूब में क्या डालिए? लाइम वाटर डालिए। कहा? सिरिंज के मदद से क्या बोल रहे हैं? सिरिंज के मदद से आप इसमें क्या डालिए? सिरिंज के मदद से एयर डालिए,
सिरिंज की मदद से क्या कीजिए, एयर डालिए। आप देखिएगा एयर में सब कुछ ना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ना है, नाइट्रोजन भी ना है। धीरे धीरे ये क्या होगा, व्हाइटिश इन कलर होने लगेगा, व्हाइटिश इन कलर होने लगेगा। फिर कहा एक और टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक और टेस्ट ट्यूब लीजिए। अब इसमें वही काम कीजिए, लाइम वाटर लाइए, लेकिन अब इसमें सिरिंज नहीं लाइए, अपना चोंच लगाइए। चोंच ऐसे लगाइए कि बाहर का हवा नहीं जाए, ताकि आपको पता नहीं तो बाहर का हवा जाएगा तो बात तो बराबर हो गया। इसमें एयर डाले हैं, उसमें भी हवा चल जाएगा। तो चोंच ऐसा लगाइए, जैसे मान के चलिए हम आपको चोंच लगाएंगे नहीं, लेकिन बता देते हैं कि अब जैसे ये बोतल है, इसको ऐसे लगाना है कि ससुरा पूरा पैक हो जाए, ठीक है, लगाइए ना सकता है उतनी बोतल। आप ही नहीं कि जाना पार्टी ले लेना, आप चोंच को खींच खींच कर सराना, खाना इसको सर बताएं, मारबो वो करेंगे, मम्मी कहेगी पगला गया मास्टर, ठीक है, समझ आ रहा है। अभी बाप रे बाप, आज का जो बर्गर बनाता है, कल एक लड़का को देखा, अंकित को देख ले, कल जो बर्गर खा रहा था, बर्गर जो बनाया क्या क्या दिया, क्या देता है, मियोनी दिया, बटर दिया, आलू चॉप दिया, फिंगर दिया, ये दिया, वो दिया, वो हो गया इतना। अब बताओ इस पर लिप कैसे जाएगा, छोड़ जाएगा। क्या किया, दोनों हाथ से पहले डाल दिया, तो आजकल इस सब पर भी फटक जाती है लड़कियां। मजाक नहीं, हम सही कर रहे हैं। अब तुम जाओ गर्लफ्रेंड के साथ, हाँ, अब तुमको चाउमीन खाने नहीं आए, कहाँ से आएगा भाई। हम लोग तो सीधे हाथ उठा, वो लोग है खाने उसको नहीं आता है, फंसा हम लोग को देती है। हम लोग ओरिजिनल खाते हैं भाई। हम लोग ओरिजिनल, चेंज कहाँ उसमें ना है, उन्हें सुधार करे। लेकिन तो वो सोचता है क्या हम ही बुद्धिमान है। सबसे बड़ा मूर्ख यही है कि लोग सोचता है हम ही बुद्धिमान है। आपको कहेगी तुमको चाउमीन खाने नहीं आता है, इसमें तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा अपने दोस्त। अरे कैसा बॉयफ्रेंड है, उसको चाउमीन खाने नहीं आता, तुम्हारे बॉयफ्रेंड। मेरा बात समझ रहा है, ठीक होता है, स्वाभाविक है। नॉर्मल स्पीड चलो, गाड़ी नॉर्मल चल रहा हो, बगल से एक लड़की स्कूटी लेके आपसे पहले निकल जाए, देखिए ऑटोमेटिक गियर डाउन अप और ये एक्सीलरेटर घुसना शुरू हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, मेरा बात। लड़का बहुत अच्छा पढ़ रहा हो, इस बेंच पे लड़का पढ़ रहा है, बगल में आके लड़की बैठ जाए, खाली बैठ जाए, भूख कम। लाइब्रेरी ज्वाइन किया हो, पढ़ने वाला कंबलों तौर में पढ़ता है, पहले लाइब्रेरी नहीं था, है? तो पढ़ने वाला कंबलों तौर में पढ़ता है, और तुम्हारा लाइब्रेरी जाने का स्टाइल बता रहा है कि पढ़ने का जोश अभी नया नया है। सुना है ना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। बतवा वही है, पढ़ने वाला रजाइयों में पढ़ता है, तुम जो डेली दाव लेता है और कटक मटक करके चल देता है। लाइब्रेरी बताता है कि अभी नया नया जोश आया है, अभी आया होगा रिजल्ट हो गया होगा खराब, तो अभी होगा जुनून कि अभी पढ़ेंगे, 2 दिन बाद फिर वही होगा। काहे अभी ना बताएं कि तुम्हारा दवाई तो कोई और है, 2 दिन बाद माथा दुखाएगा, दिल दुखाएगा, हार्ट पेन करेगा, तब फिर हार्ट पेन किलर खाएगा। डॉक्टर से पेन किलर लेगा, कोई काम नहीं करेगा। एक बार आएगा, बाबू ने खाना खाया क्या? उसके बाद 2 मिनट मोबाइल इधर रखेगा, हाँ तेरा बाबू ने खाना खा चुका। समझ आया? कितना सस्ता इलाज था, कितना सस्ता इलाज था हमारे गम का। काश एक बार वो हमारा हाल पूछे। ठीक है, तो ये सब बात का चीज है। हम जो चीज पर तुमको फोकस करना चाह रहे हो, इसमें चोंच लगाया, ये क्या हो गया, ये लाइम वाटर है और तुम्हारे मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ये लाइम वाटर में परिवर्तन कर जाएगा, व्हाइटिश कलर में परिवर्तन कर जाएगा। बच्चों एनसीईआरटी कहती है कि दोनों एपरेटस को, जिस एपरेटस में आप सिरिंज से एयर डाले हैं और जिसमें आप माउथ से एयर डाले हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड डाले हैं, दोनों में देखिए कि किसमें ज्यादा समय लगता है व्हाइट होने में। भैया इसमें ज्यादा समय लगेगा। काहे कि इसमें एयर पार्टिकल ज्यादा ना है, उसमें अदर भी गैस है, तो जाके कंबाइन करेगा, लेकिन इसमें साफ सुथरा बदल जाएगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी लाइम वाटर में जब भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव चला है, वो पूछ देगा कि लाइम वाटर में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं तो कैसा कलर हो जाता है। आप बोलिएगा व्हाइट, ऐसा नहीं कि सर आउट ऑफ बुक आ गया, आउट ऑफ कोर्स दे, यहाँ आउट ऑफ बुक आए 6.4 का क्वेश्चन है। यही एनसीईआरटी का कमाल है। एनसीईआरटी इसलिए भारी लगता है, एनसीईआरटी इसलिए भारी लगता है क्योंकि वो आंसर नहीं देता है, वो रट्टा मारना नहीं सिखाता है, वो आपको कहता है सोचिए, सब कुछ कहता है सोचिए, मंथन कीजिए। समझ आ रहा है? चल हमारी बात समझ आ गई। तो इसमें आप क्या समझे कि 2 टेस्ट ट्यूब लेना है,
एक में मुंह से डालना है हवा और एक से सिरिंज से डालना है। लेना क्या है, लाइम वाटर लेना है। अब क्वेश्चन देंगे तो नहीं ना फंसेगा। अब हम तुमको बताएंगे कि हमको एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि हाँ हम जो इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, करके बता देगा, पक्का बता देगा, पक्का बता देगा। है देखो ये तो हम लोग का एक्सपेरिमेंट हुआ। यूनिसेलुलर में कैसे समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाँ तो है देखो, यूनिसेलुलर में कैसे समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इस बात को समझिए। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, लेना है तुमको एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में लेना है तुमको एक सॉल्यूशन, मीठा सॉल्यूशन, यानी शुगर सॉल्यूशन। क्या बोले, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि शुगर सॉल्यूशन जो होता है ये फेवरेबल कंडीशन होता है किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। क्या होता है, किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल कंडीशन होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब क्या कहा कि इसी सॉल्यूशन में इसको डाल दीजिए, किसको डाल दीजिए, इसको डाल दीजिए। इसी सॉल्यूशन में आप क्या कीजिए, इसको डाल दीजिए। इसी सॉल्यूशन में क्या कीजिए, इसको डाल दीजिए। कहा एक और साइड से टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक और साइड से टेस्ट ट्यूब लीजिए। इसको ऐसे कॉर्क से सील कीजिए, इसको इस तरह से कॉर्क से सील कीजिए कि इसमें कोई एयर नहीं जा पाए, इसमें कोई एयर नहीं जा पाए। और इसमें आपको कहा कि इसमें आप क्या कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी इसमें आप क्या कीजिए, लाइम वाटर डालिए। इसमें क्या कीजिए आप, लाइम वाटर डालिए। इसमें क्या कहा, लाइम वाटर डालिए। और इसको भी कहा आप ऐसे सील कीजिए इसमें कोई दूसरा हवा नहीं जा पाए। कहा बउआ इसमें एगो छेद कर दीजिए, इसमें भी एगो छेद कर दीजिए, इसके पाइप से इसके पाइप को कनेक्ट कर दीजिए। आप देखिएगा कि थोड़ी देर बाद ये लाइम वाटर व्हाइटिश कलर में जाने लगा, थोड़ी देर बाद ये कलर व्हाइटिश में जाने लगा। अंकित बाबू खड़ा हो जाओ, अंकित बाबू खड़ा हो जाओ। इससे क्या ऑब्जर्व हुआ, रटना नहीं है, हम जो सिखाएंगे तो सीखे जाए। तुम बताओ कि इसमें क्या हुआ कि व्हाइट में जो बदल गया, ऐसा कहा है ये व्हाइट में बदल गया। इसमें लाइम वाटर था, ये व्हाइट में बदल गया, कहा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गया होगा। और इधर हम शुगर सॉल्यूशन और इस लिए थे, इधर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ना लिए, तो ससुराल कार्बन डाइऑक्साइड आया कहां से, इस से आया। इसका मतलब इस जो है वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत खत्म। आपका एक्सपेरिमेंट, आपका एनसीईआरटी। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे रिस्पिरेशन कि किस तरह से टूटता है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। नेक्स्ट जो बताएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। धन्यवाद।